समर्थ, एक जगह बैठ नहीं सकते तो चले जाओ यहाँ से। तूने तो मेरे नए कुर्ते का सत्यानाश कर डाला। निखिल बाबू अपने छोटे भाई पर चिल्लाए, जो अपनी बैसाखी के सहारे चलकर पानी पीने आया था। हाथ से ग्लास छूट गया और पानी के कुछ छींटे उनके नए कुर्ते पर पड़ गए। फिर उन्होंने समर्थ की पत्नी को आवाज़ दी, निशा, निशा, क्या करती रहती हो दिन भर? अपना अपाहिज पति नहीं संभलता तो। झुंझलाते हुए वो अपने कमरे में चले गए। समर्थ का मायूस चेहरा देखकर निशा का हृदय रो उठा। वो समर्थ को लेकर अपने कमरे में आ गई और सिसकने लगी। लगभग 4 साल पहले जब वह समर्थ की पत्नी बनकर इस घर में आई थी तो सभी सोमू सोमू कहकर उसके पति के आगे पीछे घूमते थे। तब समर्थ एक फ़ौजी था। महीने 2 महीने तो वह घर से बाहर ही रहता था, लेकिन जब आता था तो माँ बाबूजी के साथ भैया भाभी के लिए भी ढेर सारे उपहार लाता था। और टीना, जो उसकी भतीजी, उसकी तो फरमाइशों की लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होती थी। समर्थ उसकी हर इच्छा खुशी खुशी पूरी करता था। निशा बहुत खुश थी कि इतना प्यार करने वाला परिवार उसे मिला है। एक बार समर्थ जब छुट्टियां बिताने घर आया था तो देश में हमला होने के अंदेशे के कारण उसे 2 दिन के बाद ही ड्यूटी पर बुला लिया गया। भारी मन से सबने उसे विदा किया। उसकी जहां ड्यूटी थी वहां भीषण गोलीबारी हो रही थी। उसने बड़ी बहादुरी से दुश्मनों का सामना किया, कईयों को मार भी गिराया, लेकिन न जाने कहां से दुश्मन की एक गोली उसके दाहिने पैर में आकर घुस गई। वह बहादुर सिपाही था। अपने घायल पैर की परवाह न करते हुए वह दुश्मनों के सामने डटा रहा। युद्ध समाप्त होने पर जब उसे अस्पताल लाया गया तो देर हो चुकी थी। गोली का जहर उसके पैर में फैल चुका था और अंततः उसके दाहिने पैर को काटना पड़ा। फौज से वह घर वापस आ गया था। उसकी बहादुरी और देश सेवा के लिए उसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया। तब सभी बहुत खुश थे। कुछ महीना बीतते बीतते समर्थ की भाभी का व्यवहार उसके प्रति बदलने लगा। गाहें बगाहें वह समर्थ पर तो अपने तीखे शब्दों के बाण छोड़ती ही थीं। अब वो उसकी पत्नी निशा के भी हर काम में नुक्स निकालने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। घर में पुत्र का अपमान वृद्ध पिता से सहन नहीं हुआ और एक दिन रात में ऐसे सोए कि फिर कभी नहीं उठे। ससुर का लिहाज अब रहा नहीं। सास ने कभी ज़बान खोली नहीं थी, इसलिए समर्थ की भाभी बेलगाम होती चली गईं। यद्यपि समर्थ को सरकार की तरफ से हर महीना खर्चा मिलता था, फिर भी न जाने क्यों उसकी भाभी का व्यवहार उसके साथ ऐसा होता जैसे कि वह कोई एहसान कर रही हो। कभी कभी तो भतीजी टीना भी अपने दोस्तों के सामने अपने चाचा की हंसी उड़ाने से बाज नहीं आती थी। और आज तो बड़े भाई ने भी गुस्से में ऐसी बात कह दी जो कोई दुश्मनों को भी नहीं कहता। निशा रोते रोते यही सोच रही थी कि रोज़ रोज़ एक फ़ौजी को अपाहिज कहा जाता है, उसके स्वाभिमान को कितनी ठेस पहुंचती होगी। भाभी और टीना तो सारी सीमाएं लांघ ही चुके थे, आज भैया ने भी। अब तो वह यहाँ हरगिज़ नहीं रहेगी। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और बैग में दोनों के कपड़े रखने लगी। समर्थ को कुछ भी समझ नहीं आया। जब पूछा तो पत्नी ने पूरे विश्वास से कहा, हम आज और अभी इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। अब मैं किसी को भी अपने आत्मसम्मान और तुम्हारे स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। लेकिन जाएंगे कहाँ? और माँ का क्या? कैसे रहेंगी हमारे बिन? समर्थ ने चिंतित होते हुए पूछा। तो निशा बोली, इतने बड़े शहर में 2 प्राणियों के लिए एक छत तो मिल ही जाएगी, और माँ जी जैसे पहले रह रही थीं अब भी वैसे ही रह लेंगी। पत्नी के आत्मविश्वास को देखकर समर्थ का भी सोया स्वाभिमान जाग उठा। दोनों जब माँ से आशीर्वाद लेने गए तो उन्होंने भीगे नैनों से उन्हें आशीर्वाद दिया। दोनों सीधे चित्रांश के घर गए, जो पेशे से डॉक्टर था और समर्थ का मित्र भी। चित्रांश की पत्नी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। उसका अपना नर्सिंग होम भी था। निशा उसी के नर्सिंग होम में अपनी सेवा देने लगी। कुछ दिनों के बाद ही दोनों एक किराए के घर में शिफ्ट हो गए। समर्थ के पास ज्ञान का भंडार था। उसने उन बच्चों को घर में कोचिंग देना शुरू कर दिया जो देश की सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन उसकी तैयारी करने में असमर्थ हैं। बस समर्थ ने उन्हें तैयार करना ही अपना लक्ष्य बना लिया। उसके जज्बे को देखकर आर्मी के एक इंस्टीट्यूट ने उसे नियुक्त कर लिया। नौकरी से जो भी समय मिलता उसमें वह गरीब और असहाय बच्चों को पढ़ाता। निशा दिन में काम तलाशती, शाम को घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और रात में नर्सिंग होम के मरीजों की सेवा करती। 3 महीनों के अथक प्रयास के बाद उसे एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी भी मिल गई। अब वह सुबह सुबह स्कूल जाती, शाम को ट्यूशन पढ़ाती और शनिवार रविवार को मरीजों की सेवा करती। अब जब उनके जीवन रूपी गाड़ी पटरी पर चलने लगी तो उन्होंने अपना परिवार बढ़ाने का सोचा।
ईश्वर की कृपा हुई और एक बच्ची उसकी गोद में खेलने लगी। शुरू में तो सब कुछ मैनेज करने में उसे परेशानी हुई, लेकिन एक दूसरे का हाथ बटाने से सब आसान हो गया। समर्थ अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने में इतना डूब गया कि पिछली सभी घटनाएं उसके जहन से विस्मृत हो गई। उनकी बेटी परी का पहला जन्मदिन था। निशा ने शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी थी। वह उसी की तैयारी कर रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर अपनी जेठानी और टीना को देखकर वह ठिठक गई। शिष्टाचारवश उसने दोनों को अंदर बुलाया। तब टीना उसका पैर पकड़कर रोने लगी। बोली, चाची मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने चाचा को बहुत अपमानित किया, लेकिन आज उन्हीं की वजह से मैंने कॉलेज में 80% अंक प्राप्त किए हैं। उन्हीं की वजह से? क्या मतलब? निशा ने आश्चर्य से पूछा। तो जेठानी हाथ जोड़ते हुए बोली, हाँ निशा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। टीना पढ़ाई में पिछड़ रही थी। तब तुम्हारे भैया ने समर्थ से टीना को पढ़ाने को कहा। समर्थ ने टीना को पढ़ाने में अपनी जान लगा दी थी। कहते हुए उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। निशा को खुशी हुई कि समर्थ ने अपने स्वाभिमान के साथ अपने संस्कार का भी निर्वाह किया, जो उसके व्यक्तित्व पर सोने पे सुहागा था। समर्थ भी अपनी माँ को लेकर आ गया, फिर से पूरा परिवार एक साथ। शाम की पार्टी समाप्त होने के बाद समर्थ की माँ और भाभी ने उन दोनों से घर वापस चलने को कहा। निशा जानती थी कि रिश्तों में एक बार दरार पड़ जाए तो वो फिर कभी नहीं भरते, और फिर थोड़ी दूरी रहे तो रिश्तों में प्यार भी बरकरार रहता है। उसके मनोभावों को समर्थ भाप गया और बोला, माँ ऐसे ही ठीक है, तुम्हारे पास रहा तो मैं फिर से बेकार हो जाऊँगा। कहकर वह हंसने लगा, जिसमें छिपे दर्द को सभी ने महसूस किया। माँ भी बेटे बहू की मनोदशा समझ रही थी। वो भी नहीं चाहती थी कि उनके बेटे को फिर से अपमानित होना पड़े, इसलिए माँ ने भी ज़्यादा जिद नहीं की। जब उनका मन करता वो खुद बेटे के पास रहने आ जाती। अब दोनों भाइयों के रिश्ते फिर ठीक हो गए थे।